हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस वगैरह। तो कंप्लीट चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ये स्कूल्स होता क्या है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स में पढ़िएगा इसका, तो क्लियर लिख रखा है कि क्या है ये स्कूल्स। पहला लाइन ही पढ़िए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आर established with the objective of providing quality educations from class 6 to 12 स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी। मतलब जो ये जो स्कूल्स होता है वो 6 से लेके 12 तक के लिए ही होता है, क्लास 6 टू 12 में। और ये क्या होता है, रेसिडेंशियल स्कूल्स होता है। मतलब आपको वहीं पे रहना भी पड़ेगा जहाँ भी आपकी जॉब लगेगी। और ये सब जनरली रिमोट एरियाज़ में होता है, जो ट्राइबल एरियाज़ वगैरह वहाँ पे ये स्कूल्स होता है। ये नहीं कि मेन मेन आपकी जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे ये स्कूल्स नहीं रहते, जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे रहेगा। और बाकी सब फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे रहेगा, हॉस्टल्स, मेस और सभी के लिए प्लेग्राउंड वगैरह, मतलब बाकी सब सुविधा रहती है वहाँ पे कैंपस के अंदर। नेक्स्ट है इसका आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो 23/10 तक है। 23 अक्टूबर तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद से नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे कितना फ़ी लग रहा है, ये सब दे रखा है। तो इसमें आपको पता है कि प्रिंसिपल की वैकेंसी है, पीजीटी टीजीटी की भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए है। तो एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फिर एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, एसटी के हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, तो उन सभी को एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ रहा है। तो इन लोगों ने उनसे क्या ले रहे हैं, मतलब प्रोसेसिंग फ़ी ले रहे हैं। तो फी ये सब देख लीजिएगा, आप लोग को प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपये का देना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए तो फिर भी ठीक है, जो फीमेल हैं और बाकी जो कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 500 ही देना पड़ रहा है। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के या अदर कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि ओबीसी हो गए, जनरल कैंडिडेट्स हो गए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी रख रखा है। आप देख सकते हैं कि अदर देन, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, जो अदर देन फीमेल कैंडिडेट्स को छोड़ के या ये कैटेगरीज वाले को छोड़ के बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 तो एप्लीकेशन फ़ी, 500 प्रोसेसिंग, मतलब 2500 रुपये का फॉर्म है। उसी तरह से पीजीटी टीजीटी वाले में तो 1500 रुपये का फॉर्म है, 500 प्रोसेसिंग फ़ी, यानी 2000 रुपये इसमें भी लग रहा है। तो और इसमें नॉन टीचिंग के लिए 1000 और प्लस 5 यानी 1500 रुपये। तो अगर कोई कोई सपोज पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए कर रहा है तो उनको 4000 रुपये लग जाएगा, 2000 पीजीटी 2000 टीजीटी के लिए। और आप एक ही सब्जेक्ट, जैसे पीजीटी में कोई एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही टीजीटी का कोई एक सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि पीजीटी में किसी दो सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर दीजिए या टीजीटी में कोई दो से नहीं। अगर पीजीटी में एक ले रहे हैं तो फिर एक टीजीटी में ही फॉर्म भरना है। तो वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ़ी बहुत ही ज़्यादा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके रिगार्डिंग, इस फ़ी के रिगार्डिंग, कि इतना ज़्यादा फ़ी, मतलब 500 600 हज़ार के अंदर भी है मैक्स टू मैक्स, तो वो फिर भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2,500 रुपया फ़ी रखा गया है, तो ये कुछ ज़्यादा ही रखा गया है। और इसके अलावा आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 टायर में होगा, टायर 1 एंड टायर 2। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑल इंडिया कहीं भी दे सकते हैं, वो क्लियर लिख रखा है। कोई ऐसा कोई फिक्स मेंशन नहीं है कि आपका हम इसी सिटी में इसका एग्ज़ाम देंगे, वो आपके लक पे भी रहेगा, हो सके आपके नियर बाई भी मिल जाए आपका। और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ये ओएमआर, मतलब ओएमआर सीट आपको फिल करना पड़ेगा, गोला भरना होगा। तो ये ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद से इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे किस सब्जेक्ट्स, मतलब किस पोस्ट के कितनी वैकेंसीज़ है, तो ये सब लिख रखा गया है। यहाँ पे प्रिंसिपल की कितनी वैकेंसीज़ है, पीजीटी में कितना है, टीजीटी में 3962, टोटल 7267 वैकेंसीज़ है सब मिला के। फिर आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा किस कैटेगरीज में कितनी है। जैसे प्रिंसिपल जो ग्रुप ए के अंदर आते हैं, लेवल 12 के अंदर आता है, तो यहाँ पे कितनी सीट है किस कैटेगरीज में। पीजीटी में भी देख लीजिएगा आप अपने सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है।
और टीजीटी में यहाँ पे देख लीजिए 2550 टोटल, 2550 वैकेंसीज़ है। फिर हिंदी में देख लीजिएगा जैसे कि कैटेगरी वाइज कितनी है किस कैटेगरीज में, तो उस अकॉर्डिंग अपना आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज टीचर है, असामीज़, बोडो, बंगाली, इन सब के लिए भी अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज़ है। इसके अलावा आपका अदर सब्जेक्ट्स के जैसे कि टीजीटी पीजीटी छोड़ के यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मिसलिनियस कैटेगरीज में फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होते हैं, पीईटी मेल के लिए, फीमेल के लिए कितनी कितनी सीट्स है, लाइब्रेरियन के लिए टोटल यहाँ पे इस तरह से 1189 सीट्स है। नॉन टीचिंग भी है इसमें, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, लैब अटेंडेंट वगैरह, इन सब की भी यहाँ पे सीट्स है। इसके अलावा नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर लिख रखा है, कौन किस लेवल के अंदर आता है। तो आप सैलरी इसमें अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्रिंसिपल, देखिए लेवल 12 के अंदर में सैलरी रेंज लिख रखा है यहाँ पे 78,800 से 2,09,000, इस तरह से। पीजीटी का भी लिख रखा है, लेवल 8 के अंदर आता है तो आपको पता ही सैलरी अच्छा इसमें रहेगा, लेवल 8 में पीजीटी है तो। और लेवल 7 में टीजीटी का है, यहाँ पे सबका दे रखा है, तो आप अपना देख लीजिएगा किस में है। बाकी एग्जैक्ट आप और भी अपना कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं किस लेवल में कितनी ये रहता है। इसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए टायर 1 बताया यहाँ पे क्लियर लिख रखा है, 2 टायर होगा। टायर 1 आपका बस क्वालिफाइंग बोल सकते हैं, क्वालिफाइंग ही रहेगा। और ये सब एमसीक्यू रहेगा, ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड। वाइल टायर 2 में क्या हो रहेगा कि आपका एक तो ओएमआर तो रहेगा ही, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू, तो दोनों रहेगा टायर 2 में। तो ऐसे समझ लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैथ में मान लेते हैं कि आपको अगर इसकी मैथ में जो वैकेंसी है टीजीटी में 381 वैकेंसी है, तो जो भी कैंडिडेट्स अगर मैथ में टीजीटी मैथ्स में पेपर देने गए तो पहले राउंड में उनको सेलेक्ट करना है उसका 10 टाइम्स, जो भी वैकेंसी है उसका 10 गुना सेलेक्ट करना है टीयर 1 में। तो 3,810 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे अगले राउंड के लिए। तो वैसे ही जो भी सब्जेक्ट्स है उसका 10 टाइम्स यानी 10 गुना कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे टीयर 1 में। अब ऐसा इसमें कोई क्वालिफाइंग वो नहीं लिखा गया है कि 40% ले आएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा, 30% या 50%, वो नहीं है। लेकिन इसमें ये मैंडेटरी है कि आपको मतलब जितने भी जो कैंडिडेट्स रहेंगे उसका 10 गुना ही लेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट जिस भी पेपर में आप अपियर हो रहे हैं उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स आ गए तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा वहाँ पे उस जो 10 टाइम्स जो रिजल्ट है इतने के अंदर लाने के लिए। तो ये रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाईलिंगुअल। आपका जो एग्जामिनेशन है वो बाईलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में जो पेपर रहेगा। और इसके अलावा हाउ एवर इन केस ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज पार्ट 6 विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, तो ये भी एक तरह का क्वालिफाइंग है। तो और विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। और यहाँ पे सब चीज़ें और नीचे यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए ये जो आपका सिलेबस रहेगा टायर 1 जो टीयर 1 है, ऑब्जेक्टिव मोड है, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस रहेंगे तो ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। तो ये वाला वही बताया मैं कि क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग वो चीज़ें आप समझ लीजिए कि बस 100 में से ऐसा नहीं कि 40 नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाइएगा। हो सकता है यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स अपियर हो, आपको 60 70 80 कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कितना लाना पड़े आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए। वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं और उस पेपर में कितने कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कीजिए। और यहाँ पे देखिए रीजनिंग रहेगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 10 रहेगा। फिर एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, तो डिटेल सिलेबस है इस वेबसाइट पे आप सर्च कर लीजिएगा NESTS वाले पे, 30 क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस इसी वेबसाइट पे मिलेगा आपको। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच यानी 20 नंबर के रहेंगे, 10 हिंदी 10 इंग्लिश, तो ये 20, तो सब मिला के यहाँ पे 100 नंबर का ये चीज़ें रहेगा। नेक्स्ट है कि टायर 1 के बाद आपका ये रहेगा टीयर 2 रहेगा। तो देखिए टीयर 2 में क्या रहेगा, ओनली कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन रेशियो। तो यहाँ पे क्लियर लिख क्या रखा है 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी, मतलब एक सीट पे 10 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो वही 10 टाइम्स लिया जाएगा।
और बेसिस ऑफ टायर 1 प्रीलिम्स सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, तो वो सब सेलेक्ट होके किस में जाएंगे, टीयर 2 में। अब टीयर 2 में किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, देखिए 40 क्वेश्चंस तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ये 40 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कितने नंबर का, 40 नंबर का रहेगा। देखिए इसका मार्क्स क्या लिख रखा है, 40 नंबर का। 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो आप लोग लिखते थे लॉन्ग आंसर लिखते हैं, जो वर्ड में लिखते हैं 100 वर्ड 150 वर्ड 200 वर्ड, तो ये सब आपके मान के चलिए 4 4 नंबर का ये रहेगा। तो 15 चौका 60 हो गया, तो 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव और 40 का ऑब्जेक्टिव, तो टोटल यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा, और यही 100 नंबर आपका सिलेक्शन के लिए रहेगा। इसी में से आपको नंबर लाना है, मतलब, और ये 3 घंटे का पेपर आपका होगा। तो मेरिट आपका जो बनेगा इसी पे रहेगा, पहले वाले से कोई मतलब नहीं, वो बस आपको सेकंड वाले आने के लिए है। और इसके अलावा जो पीजीटी टीजीटी है उन लोग के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, और उनका डायरेक्ट इसी नंबर के बाद आपका सिलेक्शन रहेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके अलावा टीयर 3 होगा, और वो किस लिए कि इंटरव्यू यहाँ पे लिखा है 40 नंबर का, तो वो किन के लिए होगा, देखिए यहाँ पे पहले वेटेज भी देख लीजिए। वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट टायर 2 एंड इंटरव्यू विल बी 80% एंड 20% वाइल डिटरमाइनिंग द मेरिट लिस्ट इन द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ही बस इंटरव्यू होगा, और 80% और 20% का ये रेशियो रहेगा। जैसे टायर 2 में जो मार्क्स आएंगे उसका 80% और 20% आपका इंटरव्यू रहेगा। तो इस तरह से बाकी यहाँ देखिए पीजीटी वाले के लिए भी क्या रहेगा, वही चीज़ है, टीयर 1 100 नंबर का रहेगा। और तो सबसे ऊपर वाला जो अभी देख रहे थे आपका, तो ये किसके लिए था, जो प्रिंसिपल के लिए था। लेकिन अब आप नीचे आ जाइए, जो मेन है, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होंगे पीजीटी में होंगे या टीजीटी में होंगे, तो उनका टीयर 1 समझ लीजिए क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले तो आपका ये पार्ट 6 को समझिए क्या है पीजीटी वाले, कि लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच, मतलब आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, तो ये हो गया 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विथ 40%, तो 20 क्वेश्चन में से, मतलब 20 नंबर में से आपका 40% नंबर लाना है। तो 40% कितना होता है, 8 नंबर आपको लाना रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश का एक आपका, मतलब ये नहीं कि आपको इंडिविजुअल पास करना है, आपको यहाँ पे लिखा गया है मार्क्स 40% टुगेदर, दोनों मिला के। तो मतलब सिंपल ऐसे समझ लीजिए, हिंदी इंग्लिश का एक पेपर होगा, उसमें से आपको 8 नंबर पहले लाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लियर लिखा है पार्ट 1 to 5 द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ सी फेल्स टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब सबसे पहला तो आपका यही टेस्ट है कि अगर पार्ट 6 जब भी आप क्वालिफाई कीजिएगा, ये 8 नंबर आ जाएगा, तभी जाके आपका ये वाला कॉपी चेक होगा। तो ये जो 100 नंबर वाला है ये, तो ये समझ में आ गया आपको। तो हिंदी इंग्लिश भी आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा पीजीटी में यहाँ पे। और इस वाले में वही बताया कि इस वाले में आप अच्छा नंबर लाइएगा, जितना मैक्सिमम अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिएगा, तभी आपका टायर 2 में फिर जाइएगा। जैसे ये 100 नंबर वाला में जो अलग रहेगा, तो इसी के बेसिस पे आप फिर टायर 2 में जाइएगा। नेक्स्ट है, देखिए टीयर 2 क्या लिखा है, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो, वही चीज़ें लिखा गया है। और नेक्स्ट है आपका वो जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव रहेगा। टोटल यहाँ पे आपका 60 ये और 40 नंबर, यानी 100 नंबर का आपका जो टीयर 2 होगा। अब इस तरह से टीजीटी वाले भी समझ लीजिए, उनमें क्या रहेगा, तो उनमें थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट 6 में चेंज है, बाकी सब सेम है। तो देखिए इसमें क्या चेंज किया गया है, जो पिछला वाले में क्या था 20 नंबर का था, टीजीटी में यहाँ पे 30 नंबर का रहेगा। और 30 नंबर का जब 40% आप निकालिएगा तो 12 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब ये 30 नंबर का क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए इंग्लिश तो रहेगा ही, हिंदी भी रहेगा 10 नंबर का 20 हो गया, एंड रीजनल लैंग्वेज दैट इज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी 10 10 नंबर का सब रहेगा, जनरल इंग्लिश हिंदी, फिर रीजनल लैंग्वेज दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड ओनली 40% मार्क्स, दैट इज 12 आउट ऑफ 30, इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज पुट टुगेदर। तो आप कोई सा भी एक रीजनल लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट करिएगा, जब ये पास कीजिएगा तभी आप अगला में फिर ये वाला आपका चेक होगा टीयर 1 का, और फिर आप फिर टीयर 2 के लिए जाइएगा।
तो आपको ये पैटर्न तो समझ में आ गया एग्ज़ाम का क्या क्या है। और ये सब देखिए लैंग्वेज लिख रखा है, तो स्टार मार्क करके कि ये सब लिख रखा है, जो जो रीजनल लैंग्वेज है। हिंदी भी 8 नंबर पे, तो इस तरह से अपना देख लीजिएगा कौन सा में आप देना चाह रहे हैं। टीयर 2 वही है, 3 घंटे का 100 क्वेश्चंस सबका यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। जो भी आप अकाउंटेंट वगैरह जिसका भी आप देखना चाहते हैं, फीमेल नर्स वगैरह का चीज़ है कि आपको जो भी सिलेबस वगैरह डिटेल में देखना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट करके देख लीजिएगा। डिटेल्स ऑफ सिलेबस फॉर ऑल पोस्ट विल बी गिवन ऑन वेबसाइट। ये इनका जो वेबसाइट है NESTS.tribal.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके सब सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह जो भी आपके मेल पे आता है तो उसको ध्यान से रखिए, या मैसेज में आ रहा है। बहुत लोग लास्ट में ये कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, चाहे ये फेल हो रहा है। तो वो सब चीज़ें आप उसको संभाल के रखिएगा जो भी फॉर्म भरिएगा। अब नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रिंसिपल के लिए क्या एज लिमिट मांगा गया है, 50 साल तक मांगा गया है। और एज रिलैक्सेशंस दिया गया है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, सबके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स को तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला गया है सभी में, और चाहे किसी भी कैटेगरी हो। तो एज रिलैक्सेशन से SC ST OBC सबको दिया गया है एज रिलैक्स। एंड कैटेगरीज एप्लीकेबल अंडर रूल अप टू 55 years फॉर EMRS एम्प्लॉइज, 55 साल तक EMRS इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये सब दिया गया है। तो इनके लिए क्या क्या मांगा जा रहा है, मास्टर डिग्री होना चाहिए जिसमें आपके 50%, बैचलर डिग्री यानी B.Ed कर रखे हो, और 50% B.Ed में भी नंबर होना चाहिए। और या आप 3 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कर रखे हो, उसमें 50%। और फिर क्या मांगा है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन। तो ये आपका B.Ed होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पर्सन होल्डिंग एनालोगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट इन लेवल 12 इन द पे मैट्रिक्स। तो या तो आपके पास ऑलरेडी उस पोस्ट पे हो, मतलब यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि पर्सन होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑफ और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हो। या आप किस पोस्ट पे हो, देखिए वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो और बता, देखिए PGT और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल इन लेवल 8 के हो, तो लेवल भी देख लीजिएगा। PGT पोस्ट पे आप काम कर रहे हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन ए पे मैट्रिक्स विथ एटलीस्ट 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो इन रेगुलर ग्रेड में, उसी ग्रेड में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फुली रेसिडेंशियल स्कूल में आपको काम करने का डिज़रेबल है, मतलब आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह। PGT के लिए देखिए एज क्या बोला है, 40 साल आपका एज है PGT के लिए। बाकी सब कैटेगरी वाइज आगे है एज रिलैक्सेशंस लिखा हो गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और PGT के लिए आपको पता ही है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें आपके 50% नंबर हो। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब वही मास्टर डिग्री आपके पास, मास्टर्स में आपके 50% नंबर होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए आपके पास, तो B.Ed डिग्री होना चाहिए, B.Ed में भी आपका 50% नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे सब लिख रखा है सब्जेक्ट वाइज, जैसे PGT इंग्लिश में बन रहे हैं तो आपको इंग्लिश में मार्क PG कर रखे हो, हिंदी के लिए वही सब है। तो इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स है तो कैंडिडेट्स हैव स्टडी फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रखे हो, केमिस्ट्री में है तो ये सब चीज़ यहाँ पे दे रखा है। इन मैथमेटिक्स कैंडिडेट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल में आप पढ़ रखे हो। और डिजरेबल मतलब एक्सपीरियंस इन TGT इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह, ये सब मतलब एक डिजरेबल है ना। और जो कंपलसरी है मतलब डिजरेबल है तो वो अच्छा बात है, और कंपलसरी नहीं लिखा गया है वो चीज़। PGT कंप्यूटर साइंस में भी वही है, यहाँ पे 40 साल का मांगा गया है एज। और PGT कंप्यूटर साइंस वाले कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा यहाँ पे कि MSc कर रखे हो कंप्यूटर साइंस से या IT से तब भी भर सकते हैं। MCA कर रखे हो या ME और MTech कर रखे हो कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन,
विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो ये सब भी भर सकते हैं। नोट, इट इज़ क्लियरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। तो फ्यूचर में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो बीएड वगैरह के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो वो तो बाद में भी आप लोग कर लीजिएगा। टीजीटी के लिए क्या है, 35 साल का एज मांगा गया है, 35 साल से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी के लिए एज रिलैक्सेशंस है वो नीचे दिया गया है, वो मैं बता दूंगा। फीमेल को तो मान के चलिए 45 ईयर्स हो गया, यहाँ पे 10 साल बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से वही चीज़ है, टीजीटी आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और उसमें जो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो और बीएड हो, और आपसे यहाँ पे सीटेट मांगा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, बैचलर डिग्री बीएड 50%, और यहाँ पे देखिए सी वाले में क्या लिखा है, सीटेट। और टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2 आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। और क्या लिखा है, सीटेट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज इसेंशियल। तो जो भी डेट दे रखा है, जो बताया था अक्टूबर वाला, उस डेट तक आपका सीटेट का सर्टिफिकेट वगैरह वो मिल जाना चाहिए आपको। और नेक्स्ट है, फॉर 4 year integrated graduation degree course B.Ed component is not necessary, however at least 50% marks in all subjects individually and also in aggregate is mandatory। तो 50% आपके नंबर्स होने चाहिए बीएड में भी। और पोस्ट वाइज सबका दे रखा है कि टीजीटी हिंदी के लिए क्या होना चाहिए, 3 साल आप ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हो हिंदी। इंग्लिश में भी इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट हो, 3 साल ग्रेजुएशन में। मैथ्स में भी स्टडीड ऑल द 3 years ऑफ, तो आप पढ़ रखे हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। तो मेन सब्जेक्ट रहे 3 साल ग्रेजुएशन के। फिजिक्स आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड सेम, फर्स्ट ईयर या एक ही साल या 2 सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ रखे हो। 1 out ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक एटलीस्ट 1 year या 2 सेमेस्टर्स। तो इनमें से कोई आप 1 साल पढ़ रखे हो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या 2 सेमेस्टर्स, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। The candidates who studied under choice-based credit system with the above subjects are also eligible to apply. Candidates with BSc honors in physics or chemistry are not eligible for the post of TGT Maths। तो BSc ऑनर्स कर रखे हो फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टीजीटी साइंस के लिए भी ये सब चीज़ डिटेल दे रखा है कि आपका मेन क्या होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या मांग रहा है इसमें टीजीटी साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ठीक से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। नीचे हम इसका एज क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, तो शेड्यूल्ड कास्ट है तो उनको तो 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST अदर बैकवर्ड को 3 साल। कैंडिडेट्स विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर सेम इन ऑल द लाइट कैटेगरी, तो उनको 5 साल, जो 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं। पर्सनस ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड यूनिट टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, तो ड्यूरिंग दिस तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और वुमेन ऑल कैटेगरीज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली इफ़ अप्लाइंग फॉर पीजीटी या टीजीटी के लिए कोई भी फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को भी जो सब दिया गया है, मतलब कि SC ST में अगर कोई डिसेबिलिटी, जब 15 साल का, फिर 13 साल का OBC, इस तरह से यहाँ पे सबका लिख रखा है कि इनको कितना कितना बेनिफिट दिया गया है। आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो लीजिएगा, नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी वगैरह ठीक से चेक कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।